वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जी के क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, हम लोग नागरिक शास्त्र कवर कर रहे हैं 8th क्लास की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर लेके आए आपके लिए। हमें संसद यानी संसद की जो आवश्यकता है, हमें संसद क्यों चाहिए, संसद की क्यों आवश्यकता पड़ी हमें। ठीक है, तो आज हम इसकी जो है खोजबीन करेंगे, इसकी पड़ताल करेंगे। आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वाई वी नीड पार्लियामेंट। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे कि आज जो हम बात करने वाले हैं संसद के बारे में बात करने वाले हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को जो है आप जो है जो पूरा जो है वीडियो देखा करिए, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा आपको आपको पता है कि हमें इस बात का गर्व है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम भारतीय हैं और भारतीय होने का हमको जो है बहुत गर्व है कि हम भारतीय हैं। ठीक है, और हमें इस बात का भी गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। ठीक है, हर जगह हर देश में चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो हम एक लोकतांत्रिक जो है देश, उसका उसकी एक व्यवस्था है, उसका एक हिस्सा है। ठीक है, इस अध्याय में हम जो है निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है, के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी जो संबंध को समझने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि यही वो तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, और इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में हमें मिलती है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि संसद जो है, संसद में लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि जो होते हैं वो जाते हैं। ठीक है, अगर स्टेट लेवल पे बात करें तो विधानसभा है, और अगर राष्ट्र के स्तर पे बात करें या नेशनल लेवल पे बात करें तो लोकसभा है। ठीक है, और उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो संसद बनती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस अध्याय में। तो हम क्या पढ़ने वाले इसमें, तो हम पढ़ेंगे कि जिस प्रकार संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है, इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे हम कहते हैं कि महत्वपूर्ण प्रतीक है। ठीक है, और संविधान को जो संविधान है, संविधान का जो है केंद्रीय तत्व है। ठीक है, तो जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी कानून बनता है वो संसद में बनता है। ठीक है, और जिसे हम विधायिका के रूप में जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जो कानून जो बनाने की जो प्रक्रिया है उसको विधायिका कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोगों को जो हम कहते हैं ना कि लोगों को किस तरीके के फैसले लेने चाहिए, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। ठीक है, लोगों को क्यों फैसला लेना चाहिए। क्वेश्चन है, लोगों को क्यों फैसला लेना चाहिए। क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा देश भारत है, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। क्या जो हमारा देश है वो आसानी से आजाद हुआ? तो नहीं, उसके लिए हमें काफी लंबा जो है संघर्ष करना पड़ा, काफी मुश्किल संघर्ष हमें गुजरना पड़ा। लगभग 150 सालों के अंग्रेजों के राज को खत्म करने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। जो हम देखते हैं ना कि कई जो राष्ट्रभक्त थे, जो देशभक्त थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया, और उनके बलिदान के चलते आज हम स्वतंत्र रूप से जो है घूम फिर पाते हैं और अपना कार्य कर पाते हैं। क्या हम देखते हैं कि उस समय जो है सभी जो तबके थे वो हर जो तबके ने अपना पूर्ण सहयोग किया, पूर्ण हिस्सेदारी की
लोग, हम कहते हैं कि जो औपनिवेशिक जो शासन था उसमें काफी भयभीत और दबे कुचले जो है महसूस करते थे, क्योंकि जो औपनिवेशिक शासन था वो अपने हिसाब से कानून चलाते थे, किसी के ऊपर कोई भी कानून थोप के उनको जेल में डाल दिया जाता था। काफी बर्बरता वाला काम किया उन्होंने। तो लोगों ने ये जो है अनुभव किया कि हमारा देश, ठीक है, हमारे लोग और हमारा सब कुछ होते हुए भी कोई दूसरा हमारे ऊपर राज कैसे कर सकता है ना। तो ये चीज कहीं ना कहीं जो थी वो लोगों के मन में थी, और धीरे धीरे वो जो सारी चीजें थी ना वो बाहर निकलनी शुरू हुई। कैसे शुरू हुई कि पहले जो लोग थे उनकी बातों को मानते थे, औपनिवेशिक जो सरकार थी उनकी बातों को मानते थे, उनके जो शासन था उनके शासन में काफी अपने आप को भयभीत महसूस करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो उन चीजों को जो है उन चीजों से असहमत होने लगे। असहमत तो रहते थे, लेकिन वो कहीं ना वो मन में उनके जो चीजें थी ना, हमारे क्रांतिकारियों के मन में चीजें कहीं ना कहीं जो बैठी हुई थी कि अगर हमने इनका विरोध किया तो ये हमारे ऊपर हावी होंगे और ज्यादा बर्बरता से हमारे साथ बिहेव करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीजें थी उनके मन में, और उनके फैसलों से तो असहमत रहते थे। वो चीजें जो है ना हमें 1857 की क्रांति में देखने को मिलती है, जो विस्फोट के साथ फूटी। और हम देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन की में जो स्थिति जो है वो किस तरीके से उस जो पहला क्रांतिकारी वो आंदोलन था वो किस तरीके से उसने समय को बदला, और जो उसके बाद जो चीजें बदली ना वो और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। ठीक है, राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार को जो है उनकी आलोचना जो है खुलेआम करने लगे। ठीक है, और हम देखते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी मांग की कि विधायिका में जो है निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। निर्वाचित सदस्य यानी लोगों के द्वारा चुने हुए सदस्य होने चाहिए, क्योंकि जो भी शासन चलता था ना उनका, अंग्रेजों का, वो अपने हिसाब से कानून बना के शासन चलाते थे, लोगों के ऊपर वो जो कानून थे वो थोप दिए जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें थी वो गलत थी, और भारतीयों के साथ वो नाइंसाफी कर रहे थे। तो लोगों को ये धीरे धीरे जो चीजें थी वो महसूस होने लगी। और हम देखते हैं कि कांग्रेस ने और क्या मांग की, कांग्रेस ने उस समय और मांग की कि बजट पर चर्चा का उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनको प्रश्न पूछने के अधिकार मिलने चाहिए, कानून किस तरीके से बन रहा है, कानून किसके लिए बन रहा है, कानून क्या बन रहा है, उन सब चीजों के जो है प्रश्न उनको मिलने चाहिए। हम देखते हैं कि 1909 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें कुछ हद तक जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दी गई, यानी वो धीरे धीरे जो चीजें थी ना वो जो है स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रही थी। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो उस समय तक जो है जो जितने भी वयस्क होते थे ना उनको वोट का अधिकार नहीं था। ठीक है, सभी को वोट का अधिकार नहीं दिया जाता, उसके कुछ क्राइटेरिया होते थे कि कौन कौन से लोग जो है वोट का अधिकार, जो किन किन लोगों को वोट का अधिकार होगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि जो सार्वभौम मताधिकार होता है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या होता है। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार ये होता है कि 18 साल का जो भी व्यक्ति है, या जिस भी तबके का है, जिस भी जाति, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, उसको महिला हो या पुरुष हो या जो अन्य जेंडर हो, तो हम देखते हैं कि उसको जो है वोट का अधिकार मिलना चाहिए। यानी सभी वयस्कों को जो है वोट का अधिकार मिलना चाहिए, और वयस्क किसको माना जाता है, जो 18 साल पूरा कर चुका हो। ठीक है, एक चीज है कि शायद आपने ईवीएम के बारे में सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोला जाता है इसको। तो हम देखते हैं कि जो ईवीएम का जो पहला जो इस्तेमाल था ना वो वर्ष 2004 में जो आम चुनाव हुए थे ना, पहली बार पूरे देश में इसको लागू किया गया था। यानी जो सबसे पहले जो है 2004 में ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बार जो है 2004 में ईवीएम का इस्तेमाल पूरे देश में पहली बार हुआ, पहली बार हुआ। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, हो सकता है इसको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो भाई देखिए पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन बेसिक चीजें जो है, बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, आपको अगर जानकारी होगी तो आप हिचकिचाएंगे नहीं, कहीं भी एग्जाम देने के लिए जाएंगे आपको
ध्यान रहेगा कि भाई किस तरीके से जो है चीजें जो है पढ़ाई गई थी और क्या क्या जो जो चीजें थी वो समझाई गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लोग और उनके प्रतिनिधि, जो हमने बात किया कि किस तरीके से जो है शासन जो है औपनिवेशिक सरकार में चल रहा था। अब हम बात करते हैं कि लोग और उनके प्रतिनिधि। और प्रतिनिधि, ठीक है। हाँ, सबसे हम पहले बात करते हैं व्यक्ति या नागरिक जो है सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमने बात की जो लोग हैं और उनके प्रतिनिधि हैं, यानी लोग जो है इसमें यानी व्यक्ति या नागरिक सबसे पहले महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि लोगों की जो है सहमति से ही जो है सरकार बनती है। कैसे बनती है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जैसे कोई भी एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, निर्वाचन क्षेत्र में पब्लिक रहती है, एक जो है क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है, भाई इतने लोगों के बीच में एक निर्वाचन क्षेत्र जो है बनेगा। ठीक है, जहां से एमपी वगैरह खड़े होते हैं या सांसद खड़े होते हैं, हम लोग सुनते हैं ना कि भाई इस पर्टिकुलर जगह से जो है इस नाम के जो है सांसद जो है खड़े हुए हैं, यानी एमपी के पद के लिए खड़े हुए हैं उम्मीदवार, कहते हैं ना उम्मीदवार, है ना। तो वो एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उन लोगों को उनका चुनाव करना होता है। लोग उनका चुनाव क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को जो वो उनका जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी जब वो वहां से चुनकर जाएंगे तो संसद में जाएंगे, संसद में जाके वहां के लोगों की बातें रखेंगे कि भाई ये लोग जो है ना उस पर्टिकुलर एरिया के लोग ये चाहते हैं, यानी पुल बनवाना चाहते हैं, स्कूल बनवाना चाहते हैं, वहां का रोड बनवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, मतलब किसी भी तरीके का जो भी काम होता है, जो उनसे रिलेटेड काम होता है, जो वो करवा सकते हैं। तो लोग ये अपेक्षा रखते हैं ना, इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपने एक पर्टिकुलर एरिया से एक जो है उम्मीदवार को जो है खड़ा किया जाता है, उनको चुन के यानी एमपी बना के, सांसद बना के उनको संसद में भेजा जाता है ताकि वो उनकी बात वहां पे रख सके। यही तो काम है ना भाई सांसद का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग होते हैं ना वही उनको चुनते हैं, इसीलिए वो लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी उनके प्रति जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चुनाव के आधार पर लोग उनको मंजूरी देते हैं। ठीक है, एक तरीके से चुनाव हुआ, चुनाव के आधार पर उनको उन्होंने मंजूरी दे दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जनता द्वारा चुने गए जो सभी प्रतिनिधियों को ही जो जैसे मैंने बताया कि जो जनता के द्वारा जो चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं और चुन के जो संसद में जाते हैं, इन्हीं प्रतिनिधियों को हम सांसद कहते हैं, यानी एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के सदस्य। ठीक है, उनको सांसद भी कहा जाता है, एमपी भी कहा जाता है। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है, संसद सदस्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है। ठीक है, जो ये संसद है वो सरकार को नियंत्रित करती है और उनका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही जो है सरकार बनाते हैं और उन पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग ही इनको चुनकर वहां संसद में भेजते हैं और लोगों के प्रति ही ये जिम्मेदार होते हैं। एक तरीके से लोग ही जो है सरकार बनाते हैं और उनको जो है हम कह सकते हैं जो इनको नियंत्रित रखते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में लोग बहुत महत्वपूर्ण है, यानी जो पीपल है, पीपल यानी जो लोग हैं, लोग महत्वपूर्ण है कहाँ? लोकतंत्र में, यानी लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही सरकार बनती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम बात कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम शेयर कर लेते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि संसद कैसे बनती है, तो संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये इन तीनों से मिलकर जो है संसद बनती है। ठीक है, उसके बारे में एक अलग से हम क्लास लेके आएंगे। जो संसद है ना, संसद को एक अलग से हम समझने की कोशिश करेंगे कि संसद क्या चीज है। तब पहले हम ये चैप्टर कवर कर लेते हैं, फिर मैं एक अलग से इसकी क्लास 15, 20, 25 मिनट की जो भी एक क्लास होगी, मैं क्लास इसके लिए अलग से बनाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए कि संसद क्या है। संसद, अब पहले मोटी मोटी चीजें, बेसिक चीजें पहले समझ लीजिए। अच्छा, हम बात करें संसद जो होती है ना, वो जो है देश की सर्वोच्च जो है कानून निर्मात्री संस्था है, यानी जो भी कानून बनते हैं वो संसद में बनते हैं। इसके दो सदन होते हैं। ठीक है, एक होता है राज्यसभा
जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, और दूसरा होता है लोकसभा, ठीक है। उसके बाद हम जैसे मान लीजिए कि जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, तो राज्यसभा में होती है अभी इस समय जो है 245 सदस्य हैं, ठीक है। और देश को जो देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति कहे जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है 233 सीटें जो राज्यों से है, और जो 12 जो सीटें होती हैं वो मनोनीत किए हुए सदस्य होते हैं, जो स्पेशल फील्ड से, जो हमने पिछली क्लासेस में बात की ना, स्पेशल फील्ड से जो है मनोनीत किए हुए सदस्य होते हैं। साहित्य से हो सकते हैं, कला से हो सकते हैं, विज्ञान क्षेत्र से हो सकते हैं, इस तरीके से जो है ये मनोनीत किए हुए 12 सदस्य होते हैं। उसके बाद जो हम लोकसभा की बात करें, तो लोकसभा में जो सदस्य संख्या है वो 545 है, ठीक है। कितनी है? 545 है। और हम देखते हैं कि जो है 545 में जो 2 सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन अभी आज के समय में इसको जो है खत्म कर दिया गया इस रूल को, तो इसके बारे में भी हम चर्चा आगे कर लेंगे, ठीक है। वो एंग्लो इंडियन जो वाला जो संशोधन था उसके द्वारा उसको खत्म कर दिया गया। तो इसकी जो सदस्यता है वो लोकसभा के अध्यक्ष यानी लोकसभा के स्पीकर करते हैं, जो आज के समय में आप जानते होंगे ओम बिरला जी हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम जो है संसद की भूमिका के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि संसद की जो भूमिका है वो कैसी है, संसद की जो भूमिका है वो कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आजादी के बाद गठित की गई जो भारतीय संसद थी वो लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है, ठीक है। जो जनता है ना, जनता की आस्था का ही एक प्रतीक है, और ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। जैसे अभी हमने बात की कि किस तरीके से जो है जनता की जो हिस्सेदारी इसमें है और उनकी जो सहमति है, उस सहमति के आधार पर जो शासन जो चल रहा है ना, वो जो है कह सकते हैं आप संसद के रूप में, ठीक है। एक जैसे हम बात करें कि जो विधानसभा है, तो विधानसभा में जो राज्य स्तर पर चुनाव होते हैं वो विधानसभा में होते हैं, ठीक है। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो जो है नेशनल स्तर पर होते हैं, जैसे आपको पता है। और जो इनका जो चुनाव का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है ना। 5 साल के लिए इनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसके साथ साथ जो है बहुत सारे जो निर्वाचन क्षेत्रों में हम देखते हैं जो संसद है वो बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बटी हुई है। जो कुछ जो है जो इनके जो इलाके होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं। और जैसे मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, एक क्वेश्चन पूछा था उसमें कि जो सबसे बड़ा कह सकते जो लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य कौन सा है ना, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने। तो उसमें जो है आप उत्तर प्रदेश का नाम ले सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसके साथ साथ जो है बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और जो कई राजनीतिक दल है इसमें, है ना, कई राजनीतिक दल इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं। कुछ निर्दलीय होते हैं, कुछ किसी पार्टी से होते हैं, है ना, कुछ ऐसे ही खड़े हो जाते हैं ना, जिनको हम निर्दलीय कहते हैं। और ये जो चुन के जाते हैं इनको हम एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमपी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अब हम बात करें कि राष्ट्रीय जो सरकार का जो है चुनाव करना किस तरीके से होता है। जो राष्ट्रीय सरकार का जो चुनाव है वो कैसे होता है, यानी राष्ट्रीय जो सरकार है वो कैसे बनती है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर की, अच्छा एक चीज यहाँ पे देखने वाली है, ध्यान देने वाली बात है कि जो राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार बनती है ना वो पूरे देश पर शासन करती है, ठीक है। और जो राज्य स्तर की सरकार बनती है वो सिर्फ राज्य के लिए बनती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार है उसको समझ लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार होती है तो वो कैसे बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब कोई भी जो पार्टी होगी ना, कोई भी पार्टी लीजिए आप, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो,
बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, XYZ कोई भी पार्टी होती है, वो चुनाव लड़के संसद में जाती है, उसके सदस्य जो चुनाव लड़के संसद में जाते हैं, जिस भी पार्टी की मेजोरिटी होगी, यानी जिस भी पार्टी की सबसे ज्यादा जो सांसद होंगे ना वो चुनाव लड़के वहां पहुंचे होंगे, तो उसको जो है जो हम कहते हैं ना उसको मेजोरिटी कहते हैं, यानी आधे से जो एक अधिक सीटें उनके पास होनी चाहिए, यानी 543 जमा 2, यानी 545 टोटल सीटें जो है लोकसभा की, यानी जो है उसकी जो है लोकसभा की जो सीटें हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो 543 में 272 जो सीटें हैं वो 272 सीटें मेजोरिटी पाने के लिए चाहिए, ठीक है। और हम देखते हैं कि विधायिका के रूप में जब वो सरकार बनती है तो विधायिका के रूप में कार्य करती है, यानी वो कानून बनाती है वहां पे, ठीक है। और कार्यपालिका के रूप में कौन काम करता है? कार्यपालिका जो है शब्द सरकार का जो है इस्तेमाल है वो हम कह सकते हैं कि जो सरकार है ना, जो कार्यपालिका है वो कार्यपालिका का इस्तेमाल सरकार के शब्द के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कार्यपालिका को ही आमतौर पर सरकार कहा जाता है। यानी विधायिका ने तो कानून बना दिया, उसको लागू कौन करता है? उसको कार्यपालिका लागू, यानी प्रशासनिक जो लोग होते हैं वो उसको लागू करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जो सरकार शब्द का जो इस्तेमाल है वो अक्सर जो है कार्यपालिका के लिए ही किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने जान लिया जो राष्ट्रीय सरकार का जो चुनाव है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि गठबंधन सरकार बन जाती है, यानी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती है, यानी बहुमत नहीं मिल पाता है, तो दूसरी पार्टियां मिलकर भी जो है सरकार बना देती है। इसके एग्जाम्पल में बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो 2 बार से जो सरकार बन रही है बीजेपी की, तो जो है मेजोरिटी मिल रही है इनको, और जो है गठबंधन की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे सरकार बन रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी में जो आ जाता है सभा, राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा का मुख्य रूप से देश के सभी, जो जैसे मैंने बताया कि जो राज्यसभा है वो देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व के रूप में जो है काम करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और राज्यसभा की हम कह सकते हैं कि जो राज्यसभा में भी आप कानून बनाने का जो प्रस्ताव है उसको पेश किया जा सकता है, ठीक है। और राज्यसभा भी जो है कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ठीक है। किसी विधेयक को कानून रूप में लागू करने के लिए राज्यसभा की जो मंजूरी वो आवश्यक होती है, ठीक है, बशर्ते कि वो बजट से जुड़ी हुई चीजें ना हो, क्योंकि बजट में 14 दिन का ही इनके पास टाइम होता है, 14 दिन के पास ये देख के उसको वापस जो है संसद को भेज दिया जाता है, उसमें काट छाट नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सरकार को नियंत्रित करना, उनका मार्गदर्शन देना और जो है जानकारी देना, किस तरीके से चलता है ये सिस्टम। तो हम देखते हैं कि जो संसद के पहले सत्र में जो है प्रश्नकाल होता है, ठीक है। तो संसद जो है हम कह सकते हैं कि जो प्रश्नकाल होता है, तो प्रश्नकाल में क्या होता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी विपक्षी पार्टियों के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सरकार को अच्छे से काम करने के लिए मजबूत विपक्षी पार्टी का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। मजबूत विपक्षी पार्टी होगी तभी सरकार ठीक से काम कर पाएगी। अगर मजबूत विपक्षी पार्टी नहीं है तो सरकार अपना मनमानी तरीके से काम करेगी। तो विपक्षी पार्टी का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो सांसद जो होते हैं उनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार होता है प्रश्नकाल में, वो सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। और उनका जवाब देना किसका काम है? तो सरकार का काम है। सरकार के जो मंत्री होंगे उनका काम है उनका जवाब देना, उससे रिलेटेड जो मंत्री होंगे ना उस फील्ड से, ठीक है। तो इसके जरिए जो है संसद जो है कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, ठीक है। और विपक्षी, जैसे मैंने बताया कि विपक्षी दल की जो भूमिका होती है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो सांसदों के प्रश्नों से सरकार को जो है फीडबैक भी मिलता है, यानी कहाँ कहाँ उनकी कमियां रही हैं, कहाँ कहाँ उनकी दिक्कतें परेशानियां रही हैं, कहाँ कहाँ उनको जो है काम करने की जरूरत है, तो इस तरीके से उनको फीडबैक भी मिलता है। तो इससे उनका भी तो फायदा होता है ना, कि भाई हमें कोई कुछ कहे ना, हमें कोई गलत ना साबित करे, हमें ये मतलब कुछ जहां हमने कुछ काम रह गया हो, बच गया हो, वहां भी हम काम पूरा कर सकते हैं। तो इससे जो है ना सरकार चुस्त रहती है, अच्छे से काम करती है, ठीक है। प्रतिनिधियों के रूप में संसद को जो है हम कह सकते हैं प्रतिनिधियों के रूप में संसद को जो है नियंत्रित करना। तो
कहने का मतलब है जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनप्रतिनिधियों के रूप में जो संसद होते हैं वो इनको नियंत्रित करते हैं। ठीक है, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है। जो सांसद होते हैं ना, उनको जो है दिशा निर्देश देना, उनको सूचना प्रदान करना और इस तरीके के काम भी है। ठीक है, तो यह भारतीय लोकतंत्र का जो है एक कह सकते हैं ना कि एक मुख्य जो है आयाम है। ठीक है, कानून बनाना जो है वो संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। जो कानून बनाना है वो संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। अच्छा, संसद में कौन से लोग होते हैं, संसद में कौन कौन हो सकता है? संसद में देखिए, संसद में कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग आजकल ज्यादा देखे जा रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी ज्यादा देखे जा रहे हैं। दलित और पिछड़े वर्गों के जो राजनीति है उनकी काफी बढ़ी है। ठीक है, एससी एसटी जो एक्ट है उसके जो उसका उनको आरक्षण दिया गया है। एससी एसटी को जो सीटें उनके लिए आरक्षित की गई हैं। ये लोग क्या है ना, इसका एक बेनिफिट है, वो तबका जो समाज से पिछड़ रहा है। ठीक है, तो इनके माध्यम से जो एससी एसटी जो सीटें हैं, जो आरक्षण जो इनको दिया गया है, इसके माध्यम से उनकी बातें संसद तक पहुंचती हैं। उनको किन चीजों की जरूरत है, उनको उनकी क्या आवश्यकताएं हैं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो सकती है ना। तो ये बहुत आवश्यक है, देश को साथ लेकर चलना, मजबूती से लेकर चलना। भाई वो भी तो हमारे देश का हिस्सा है ना, तो उनको कैसे हम पीछे छोड़ सकते हैं, उनको भी तो साथ लेकर चलना है ना। इसीलिए जो आरक्षण है ना, एससी एसटी जो सीटें जो आरक्षित की गई हैं, इसीलिए वो आरक्षित की गई हैं। ठीक है, ताकि वे जो जीतेंगे वो संसद में जो है उचित हिस्सेदारी करेंगे, उनकी बातों को संसद तक पहुंचाएंगे, उनके मुद्दे जो होंगे वो संसद तक पहुंचाएंगे, है ना। इसीलिए तो भाई हम अपने जो प्रतिनिधि उनको चुन के वहां तक भेजते हैं ना, ताकि वो हमारी बातों को वहां तक उठाएं। ठीक है, हम देखते हैं कि जो महिलाओं के लिए भी आरक्षण की बात चल रही है, 60 साल पहले हम देखते हैं कि लगभग 4% महिलाएं जो थी वो वही जो है संसद तक पहुंची थी, और आज जो है 11% महिलाएं हैं संसद में पहुंची, और लगभग आधी आबादी औरतों की है, यानी महिलाओं की आधी आबादी हमारे देश में है, लेकिन अभी भी काफी जो है कम उनकी संख्या इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। तो ये था आज का जो चैप्टर था, संसद हमें क्यों चाहिए। ये इंपॉर्टेंट जो चैप्टर था, आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको समझाने की। आप जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, जिसको जरूरत हो आप उसको भेज भी सकते हैं। ठीक है, फिर हम एक नई क्लास के साथ फिर मिलते हैं आपके सामने, फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।